मैं नहीं ये कहना चाहूँगा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि एक डूबता हुआ जहाज़ था, लेकिन काफ़ी टफ सीरीज़ थी। काफ़ी परेशानियों का सामना हमारे खिलाड़ियों को उधर करना पड़ा। परफॉर्मेंस सही नहीं था। एक विराट कोहली की बात छोड़े, 2-3 युवा खिलाड़ी थे, अपना लेग स्पिनर करण शर्मा गया हुआ था, केएल राहुल मेरे ख्याल से पहली सीरीज़ खेल रहा था। ऐसे में एक सीनियर खिलाड़ी का ये निर्णय, अचानक निर्णय लेना एक शॉकिंग डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी चर्चा हमारे बीच में भी हमने की कि अरे ये कैसे हुआ, किसको पता था, लेकिन वो उसका निर्णय था। शॉकिंग या डिसअपॉइंटिंग? शॉकिंग, आई विल से शॉकिंग, नॉट डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग अगर मैं बात करूँ तो खिलाड़ी क्या समझता है, खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, उसकी बॉडी हो, उसकी सोच हो, उसकी फिटनेस हो, वो वही खुद तय कर सकता है। सिलेक्टर्स नहीं ये तय कर सकते हैं। उसके जो करोड़ों फैंस हैं वो तो चाहते आज की तारीख में भी धोनी आए, हेलीकॉप्टर शॉट लगाए और मैच जिताए, लेकिन जब खिलाड़ी खुद महसूस करता है कि मुझे वो बात नहीं रही, या जिस चीज़ का मुझे ये जो क्रिकेट का खेल है, इसकी मज़ा, इसका जो इसकी किक जो होती है अलग होती है, जो किक चली जाती है तो उस खिलाड़ी को मन में ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है। पर क्या कभी भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी कभी भी खतरे में थी, जैसे कि आमतौर पर माना गया था? बिल्कुल बिल्कुल, और उसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी हुई। ऐसा नहीं कि एक बार हुई, कई बार हुई, लेकिन हमने उनको चुना क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एक समय ऐसा आया था, वर्ल्ड कप आया था, या आप वर्ल्ड कप के पहले एक कोशिश करो दूसरे कप्तान को बिठाकर उसको अच्छा एक रन दे दो, लेकिन वो मौका नहीं आया था हमारे पास, सिलेक्टर्स के पास, कि कोई दूसरा कप्तान हम बिठाएं। महेंद्र सिंह धोनी तो ज़रूर टीम में खेलते थे, लेकिन वो समय इतना हमारे पास नहीं था, वो एक्सपेरिमेंट करने का, वो प्रयोग करने का हमारे पास। टेस्ट फॉर्मेट में मौका था, टेस्ट फॉर्मेट में मौका ज़रूर था, लेकिन जो निर्णय हमने लिया आज के तारीख में, आज ये बात करते हुए मुझे लगता है कि हमने सही निर्णय लिया कि विराट कोहली को सही समय पे हमने टेस्ट का कप्तान बनाया। शायद इसके बाद विराट दूसरे फॉर्मेट्स का भी कप्तान बन जाए, लेकिन ये जिम्मेदारी अगली जो चयन समिति है, सिलेक्शन कमेटी है, उनकी है। जैसे आपने कहा कि खिलाड़ी को शायद खुद पता होता है कि क्यों उनका हेलीकॉप्टर शॉट नहीं चल रहा है, या क्यों उनकी फिटनेस नहीं आ रही है, क्यों उतना गेम नहीं लग रहा है। अक्सर ये माना जा रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी द ग्रेट फिनिशर ऑफ इंडियन क्रिकेट, मैचेस फिनिश नहीं कर पा रहे थे, तो ये चीज़ आपके जहन में ज़रूर उठी होगी। बिल्कुल, डॉन ब्रैडमन भी उनके आखिरी डाव में वो जल्दी आउट हुए थे, उन्होंने 99 की एवरेज कायम की, अगर वो 5-10 रन करते 100 की एवरेज हो जाती। तो ये सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के बारे में नहीं है, ये चीज़ सबके साथ होती है। आप पूरी हिस्ट्री, अगर क्रिकेट की इतिहास अगर आप देखें तो आपको सारी चीज़ें नज़र आएगी। ब्रायन लारा की बात करें, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हमने देखे हैं, सबके साथ ये हुआ है, लेकिन इस बात को समझना ये बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि इस बात को धोनी ने समझा और सही निर्णय सही समय पे लिया। हमें बुरा लगा, अच्छा लगा, ये बात नहीं है, उन्होंने जो निर्णय लिया उसका फ़ायदा इंडियन टीम को हुआ। एक हमें अच्छा कप्तान मिला, आगे का रास्ता साफ हुआ। काफ़ी समस्या होती है, शायद प्रेस नाराज़ होगी कि हमें लिखने के लिए नहीं मिला कुछ, लेकिन वो बात अलग है। मुझे लगता है कि ये अपना खुद प्लेयर का डिसीजन होता है और होना भी चाहिए। कभी आपने उसके बाद जब भी आप महेंद्र सिंह धोनी से मिले, कभी आपने पूछने की कोशिश करी कि आखिर क्यों अचानक? बिल्कुल पूछा, जब लौटे और अगले सिलेक्शन में, वनडे के सिलेक्शन में जब वो पेश आए सिलेक्शन कमेटी में, सारे सिलेक्टर्स ने पूछा कि अरे भाई ये क्या किया तूने। उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि मुझसे वो काम नहीं हो रहा था। जो एक खुद का एक स्तर आप जब एक कायम करते हो, एक लेवल पे आप पहुंच जाते हो, और वो फिर लेवल को कायम रखना आपके लिए कठिन हो जाता है, तो फिर मुझे लगता है खिलाड़ी समझ जाता है कि अब मेरे दिन आ गए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही कठिन। बट ये सवाल तो आपने भी पूछा होगा कि बीच सीरीज में क्यों?
ज़रूर पूछा, लेकिन देखिए बात को बढ़ाना अच्छा नहीं होता। हमने सवाल किए, उनका यही जवाब था कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन टीम के लिए होना चाहिए, जब वो नहीं हो रहा था तो मुझे खुद को लगा कि मुझे बाहर होना चाहिए। और बहुत कम खिलाड़ी ऐसा निर्णय ले सकते हैं, बहुत कम खिलाड़ी है कि ऐसा निर्णय लेंगे, ऐसी सोच बहुत कम खिलाड़ियों की होगी। ये तो सारे बैठते हैं कि मैं और खेलूँ, और एक सीरीज़ खेलूँ, और एक साल खेलूँ। बट सर, क्या आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट में आमतौर पर तीनों फॉर्मेट पे जो प्लेयर्स खेलते हैं उनका रन ज़्यादा अच्छा मिल जाता है उनको, और आपको ऐसा लगता है कि शायद धोनी ने एक फॉर्मेट से रिटायर लेकर, आपने कहा कि अच्छा किया क्योंकि वो खुद समझ गए थे, पर क्या स्क्रूटनी नहीं बढ़ जाती महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी, क्योंकि पीछे एक कप्तान आपका एंग्री यंग मैन विराट कोहली बैठा है हर बार। मैंने पहले ही कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के बारे में काफ़ी चर्चा हुई, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं हुआ। वनडे के कप्तानी के बारे में, वनडे कप्तानी के बारे में चर्चा हुई, उसकी फिनिश, जिस तरह से वो फिनिश करते आ रहे थे और किए थे, और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि धोनी ऐसा एक शख्स है, ऐसा खिलाड़ी है कि उनको ये बात भी समझ आई होगी। ये इतना ही मैं कह सकता हूँ। संदीप पाटिल आज हमारे साथ हैं एबीपी न्यूज़ पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एबीपी न्यूज़ पर, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ इन 4 सालों में और आगे इंडियन क्रिकेट की दिशा क्या होगी, ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले सेलेक्टर्स एक आर्टिस्ट की तरह होते हैं जो कोशिश करते हैं कि 4 साल तक कोशिश ये करते हैं कि भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बहुत अच्छी दिखें। तो बहुत सारे ब्रशेस, स्ट्रोक्स ऑफ पेंट आपने भी किया होगा, कैसी लगी ये तस्वीर अभी? 4 साल गुजरने के बाद कहीं ना कहीं बड़ी खुशी होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 साल निकल गए लेकिन जहाँ टीम थी वही है। लेकिन अगर आपने देखा होगा अभी फॉर्मेट चेंज हुए हैं, पहले तो टेस्ट हुआ करता था, बाद में वनडे क्रिकेट आ गया, अभी T20 भी जुड़ गया उसके साथ, और ये तीनों फॉर्मेट में बैलेंस ले आना ये काफ़ी जोखिम भरा था। और मुझे खुशी है कि 4 साल के बाद जो भी खिलाड़ी, जो भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट में नज़र आती है, अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि आगे बढ़ने के लिए दिशा आपको देखनी पड़ती है। विराट कोहली की अगर हम बात करें, टेस्ट की कप्तानी आपने उनको सौंपी, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या विराट एक बहुत ऑब्वियस चॉइस था क्योंकि उसने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था, या क्योंकि वो बहुत बेहतरीन फॉर्म में था, या शायद आपके पास कोई और विकल्प नहीं था? आई थिंक ये कहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे आपने कहा कि विकल्प नहीं था, नहीं, विराट कोहली ने विकल्प नहीं दिया। विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी है, एक ऐसे लीडर है जिनके ऊपर हमारी पहले से नज़र थी। जब वो 19 अंडर 19 के कप्तान थे तब मैं NCA से जुड़ा हुआ था, तो मैं काफ़ी, एक ऐसी बात नहीं है कि 4 साल में मैं उसे देख रहा हूँ, उससे पहले के 3 साल भी मैंने काफ़ी करीब से विराट को देखा। उसकी जो जर्नी जिसको कहते हैं, जो जर्नी मैंने देखी है, जो बदलाव मैंने देखा है, जो एक युवा खिलाड़ी और एक होनहार पूरी ताकत से उतरने वाला खिलाड़ी, और जब आप आज के तारीख में जब हम उसकी तरफ कप्तान की नज़र से देखते हैं, बहुत ही अच्छा चेंज नज़र आया है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज उन्होंने ली है और जो एक कायम किया उन्होंने, एक जो सख्त कप्तान मैं कहूँगा, सख्त का मतलब ये नहीं समझिएगा कि डांटता है, लेकिन वो हमेशा ये चाहता है कि एक फैमिली, वो चाहता है कि एक फैमिली हो। ये जो खिलाड़ी चुने गए थे वो एक फैमिली तरह हो, जो एक पूरे 10 उंगलियों की तरह हो, कि जब आप 10 उंगलियां ऐसे करते हैं तो बिखर जाती है, लेकिन ये उंगली जब मुठ बन जाती है तो ताकत आती है। और विराट की यही खासियत है, मुझे लगता है कि वो सबको साथ में रखता है। और ये मैं नहीं कहना चाहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी अच्छे कप्तान नहीं थे, ज़बरदस्त उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ना सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने दिया। लेकिन जैसे आपने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद क्या, आगे क्या, तो ये विराट अपने आप हमारे सामने आया। ऐसी नहीं बात कि हमने किसी दूसरे का जिक्र नहीं किया या किसी दूसरे खिलाड़ियों के बारे में बात ज़रूर हुई, लेकिन विराट का इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन था। और वो एक कप्तान, मुझे नहीं लगता कप्तान बनाया जाता है, बचपन से ही वो गुण वो
खिलाड़ी में होते हैं जो विराट के पास थे। और मैं बड़ी खुशी से कहता हूँ कि आज हमें ऐसा कप्तान मिला है कि जो आगे भारतीय टीम को, ना सिर्फ वो भारतीय टीम को आगे ले जाएगा लेकिन बड़े रिकॉर्ड कायम करेगा। पसंदीदा उसका खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी के ऊपर कप्तान को कॉन्फिडेंस है। अगर हम उसे ना दें और हमारे एक चॉइस का खिलाड़ी दे तो वो खिलाएगा नहीं, वो रिजर्व में बैठा रहेगा। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? ऐसा हुआ है, जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। ना सिर्फ एक बार हुआ है, 2-3 बार हुआ है। मैं उस खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसा होता है और होगा भी। और यही परेशानी होती है सिलेक्टर्स को कि अरे हमने इतना डिस्कशन किया, कप्तान की राय ली, कोच की राय ली और उनका पसंदीदा खिलाड़ी हमने दिया, और उसके बावजूद जब आप टूर्नामेंट की शुरुआत होती है और टूर्नामेंट ख़त्म भी हो जाती है, वो बेचारा खिलाड़ी बेंच पे बैठा रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। या ये नहीं कहना चाहता कि मैं कप्तान को ब्लेम कर रहा हूँ या डायरेक्टर को ब्लेम कर रहा हूँ या कोच को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ें सब जगह होती है। सिलेक्टर्स अगर 15 खिलाड़ी उनके मुताबिक सिलेक्ट करे और कप्तान की राय कुछ अलग ही है तो कभी बात नहीं बनेगी। आगे की बात करें, विराट कोहली की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि उनका एक डेफिनेट प्लान है, क्लैरिटी है और वो चाहते हैं कि इस टीम के साथ जितने फिट वो हैं टीम भी उतना ही फिट रहें। पर आप कैसे देख रहे हैं विराट कोहली को आगे जाते हुए? देखिए, जिस शख्स का मुझे लगता है कि होमवर्क सही हो, फोकस सही हो, आगे का रास्ता, उस रास्ते में आने वाली परेशानियाँ, खुद का फिटनेस और जो साथी खिलाड़ी है उनका फिटनेस, उनका फॉर्म, जब किसी कप्तान को बिल्कुल पता होता है, जब उसकी क्लैरिटी, उसके मन में पूरी क्लैरिटी हो, उसका फोकस सिर्फ जीतना और जीतना। लेकिन उसके लिए ये जो खेल है ये किसी एक खिलाड़ी का खेल नहीं है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 11 प्लेयर्स। जब 11 खिलाड़ी साथ में काम करते हैं, हर एक का एक काम होता है। ओपनिंग बैट्समैन की बात करो, मिडल ऑर्डर की बात करो, बाकी जो पीछे जो है जिन्होंने बहुत अच्छा अमित मिश्रा की बात करो, अभी अश्विन एक ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। बॉलर्स की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जब साथ मिलकर काम होता है तो निर्णय आपके सामने होता है। और विराट ने ये किया है, ना सिर्फ विराट ने किया है, ये करके लिया है। कप्तान की खूबी और कप्तान की खासियत यही होती है कि किससे कैसे अच्छा काम वो निकाले। ये बात मैं नहीं करना चाहूँगा कि ये काम महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन उनका अंदाज़ अलग था, उनका तरीका अलग था, समझाने का, समझने का, काम निकालने का। विराट का तरीका अलग है, वो गुस्से से काम निकालता है। महेंद्र सिंह धोनी ठंडा दिमाग से काम निकालता था। यानी कि लेकिन ज़्यादा गर्मा गर्मी होती है जब विराट टेबल पे होता है। क्यों ना हो, क्योंकि जब तक आपके खिलाड़ियों को पता है कि मेरा कप्तान ऐसा है, ऐसा नहीं कि विराट महीने में एक बार गुस्सा करता है। पर वो क्या टेबल पे भी उतना ही गर्म होता था? लेकिन गुस्से के बाद विराट को जो समझता है वही अंडरस्टैंड कर सकता है कि उसके मन में क्या है। आदमी गुस्सा क्यों करता है, कप्तान गुस्सा क्यों करता है? क्योंकि आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है, लेकिन आप उस टैलेंट का, उस काबिलियत का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आपके लिए और टीम के लिए, इसलिए कप्तान गुस्सा हो जाता है। और ये बात जब गुस्से से नहीं समझती उस खिलाड़ी को, वो रूम में बुलाता है, उसको बिठाता है और बात करता है। ये बहुत अच्छी बात है विराट के लिए। सर, आखिरी 3 सवाल कि ऐसा क्यों हुआ कि जिन जिन खिलाड़ियों पर माही को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था, अमित मिश्रा फॉर एग्जांपल, या उमेश यादव, जिनको अक्सर अंदर बाहर, वही लोग आज विराट के सबसे मेन वेपन्स बने हुए हैं? क्यों? हर कप्तान के साथ ऐसा ही होता है, मैंने देखा है। ऐसा सेलेक्टर आपके लिए बहुत अजीब नहीं लगा? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी मैं छोड़ना नहीं चाहता कि ये कप्तान का काम है, आप उसको जिम्मेदार ठहरो, ये हमारा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कप्तान के मन में किसी खिलाड़ी के लिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम पूछते हैं और हमने पूछा भी, ऐसा क्यों हुआ? जब उसका उत्तर मिला और हमने कहा कि ठीक है, शायद आपके लिए A was better than B,
तो हमने कहा ठीक है। लेकिन ये बात ना सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी और विराट के लिए सीमित रहेगी, ये बात बरसों से, जब से क्रिकेट की शुरुआत हुई है, 200 साल हुए होंगे और 200 साल आप देखो, और यही चलता रहेगा। जो कप्तान होता है वो अपना टीम चुनता है, अपने खिलाड़ी, क्योंकि जब आप संघर्ष करने जाते हैं, अगर आपके साथ आपकी तरह सोचने वाले, आपके पीछे चलने वाले, आपकी बात सुनने वाले, आपके लिए जान देने वाले खिलाड़ी नहीं होते, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता अच्छा। आप आए चेयरमैन बन के, तो एक बड़ी समझ आ गई, सब लोगों को समझ ये आ रहा था कि शायद सेलेक्टर्स को वही करना चाहिए जो उनसे एक्सपेक्टेड किया जाता है। शायद कप्तान बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि सेलेक्टर्स अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर पाते हैं। जब आप उस पोजीशन पर पहली बार आए, ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा, लोगों ने आपसे पूछा भी होगा, आपको क्या लगा? अगर महेंद्र सिंह के सामने आप पहली दफ़ा मिल रहे हो, महेंद्र सिंह हो या धोनी हो या विराट कोहली हो या वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, इतने बड़े खिलाड़ी हमने देखे हैं, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ। और ठीक कहा आपने, और गड़बड़ होनी ही चाहिए, क्योंकि एक ऑरा ही ऐसा होता है, ख़ास करके हमारे भारतीय क्रिकेटर्स का। लेकिन मेरे साथ जो मुझे ये मौके दिए गए बीसीसीआई की तरफ से, इससे काफ़ी चीज़ें आसान हुई। मैं उनको इनसाइड आउट जानता था, चाहे आप महेंद्र सिंह की बात करो, चाहे वीवीएस लक्ष्मण की बात करो, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करो, चाहे आप सौरव गांगुली की बात करो, चाहे वीरेंद्र सहवाग की बात करो, सारे ये जो ज़बरदस्त जिन्होंने कायम किया है अपना एक स्थान, अपना ये किया है, बड़ा अच्छा लगता है कि इनके साथ ना सिर्फ उनको देखने का मुझे मौका मिला, इनके साथ काम करने का मौका मिला, और एक सिलेक्टर्स के ज़रिए भी उनको देखने का मौका मिला। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी दुख होता है कि जब आपको एक डिसीजन लेनी पड़ती है, आपको निर्णय लेना पड़ता है, किसी को ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन सिलेक्टर्स ड्रॉप किस लिए करते हैं? इसलिए नहीं कि इसकी शक्ल अच्छी नहीं है। जब आप आगे की सोचते हो, आगे के रास्ते के बारे में आप बातें करते हो, आगे चलकर क्या होना चाहिए, तो ऐसे कई सख्त निर्णय आपको लेने पड़ते हैं। तभी आपको ये जो पर्सनल लाइक्स या पर्सनल जो आपका कांटेक्ट रहता है, उसको बाजू में रखना ज़रूरी होता है। आपने कहा कि प्लेयर्स को ड्रॉप करना होता है, कुछ टफ डिसीजंस लेने होते हैं। आपके टाइम पे बहुत सारे सीनियर्स ने गेम को अलविदा कहा। कई लोग खुश थे, कई लोग बहुत ज़्यादा नाखुश थे। उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर भी की। ज़ाहिर तौर पे अगर हम बात करें वीरेंद्र सहवाग की, जिन्होंने कहा कि हो सकता था कि मैं एक टेस्ट मैच और खेल जाता या मुझे भी एक फेयरवेल ज़रूर मिल जाता। क्या आपको वाकई में लगता है कि क्रिकेटर्स को, बड़े क्रिकेटर्स को फेयरवेल मिलना चाहिए? देखिए, अगर आप ये तय करें कि सबको फेयरवेल मिलना चाहिए तो ये गलत होगा, और ये निर्णय खिलाड़ी का नहीं होता है, ये बीसीसीआई का, जो मेन बॉडी है हमारी, उनका होता है। और मैं समझ सकता हूँ कि कितना कैसा लगता है, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ। इवन आप वीरेंद्र सहवाग की बात करें, आप सौरव गांगुली की बात करें, आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, लेकिन सचिन का जो फेयरवेल था वो एक अलग था, और मैं समझता हूँ कि बहुत सही तरह से बीसीसीआई ने उसको नवाजा। लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेशन शायद बढ़ गई बाकी की, कि मेरा भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, और नाखुश हो गए, नाराज़ हो गए। और मैं समझता हूँ कि क्यों नाराज़ हो गए। लेकिन ये चीज़ें, ये खेल ही ऐसा है कि जब आप शुरुआत करते हैं और आप जब रिटायर होते हैं तो काफ़ी चीज़ें बाहर आती है, काफ़ी चीज़ें आपको जो नहीं कहनी चाहिए वो आप कह जाते हैं, और बाद में पछतावा होता है आपको कि अरे मैंने ये क्या कह दिया। लेकिन इन चीज़ों को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। वैसे ये आपने कहा कि ये सेलेक्टर्स का काम नहीं है कि बस हो गया करके, पर बहुत ज़्यादा चर्चा में आया, जब अखबारों में भी आया, मीडिया में ही पूरा छाया हुआ था कि संदीप पाटिल ने भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी को ये कहा कि शायद आपका टाइम आ गया है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये निर्णय मेरा नहीं था, ये हमारी सिलेक्शन कमेटी जो है, इनका निर्णय था। जब मैं चेयरमैन हूँ, मैं किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठाऊँगा। अगर निर्णय लिया है, मैं कहूँगा जी हाँ, मैं उस निर्णय का एक बहुत ही अहम हिस्सा था, और आज के तारीख में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही निर्णय था। दुख होता है, और करोड़ों मैं भी उसका ज़बरदस्त चाहता हूँ, बेदीना फ़ैन हूँ मैं सचिन का, तो ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगा या परेशानियाँ होती है, लेकिन
अगर आप क्रिकेट के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने देश के भवितव्य के बारे में, बीसीसीआई के भविष्य के बारे में जब सोचते हैं तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों से, या ऐसे आप डिस्टर्ब अगर हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप काबिल हो उस स्थान के लिए, उस कुर्सी में बैठने के लिए। अभी आपने कहा कि ये शायद आपका व्यक्तिगत नहीं है, आपका एक कलेक्टिव डिसीजन ज़रूर था सचिन के बारे में एक कॉल लेना, पर जैसे कि आपने अभी उससे पहले भी आपने कहा कि ये एक प्लेयर का डिसीजन होता है और उसके परिवार का, आसपास के होना चाहिए। बट कहीं आपको दुख होता है कि बड़े बड़े प्लेयरों को भी ये एहसास दिलाना पड़ता है कि अब वक्त आ गया है कि क्रिकेट को और आगे जाने का, इंडियन क्रिकेट को आगे जाने नहीं, का। देखिए एक्सेप्शन कोई नहीं था, सचिन भी नहीं था। एक अच्छी चीज़ है कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, हमारे संबंध चाहे सीनियर खिलाड़ी हो या जूनियर खिलाड़ी हो, इन सब के साथ अच्छे थे। अगर किसी सीनियर खिलाड़ियों के साथ कोई प्रॉब्लम हमें नज़र आती थी, क्या उनमें कोई कमी नज़र आती थी, तो हम उनको जाके कहते थे कि अगर आप ये डिपार्टमेंट में अच्छा और काम करें या मेहनत और करें, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, ये काम हमने ज़रूर किया। ये काम करने के बावजूद भी कई ऐसे सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, सिलेक्टर्स हमारे साथ बात ही नहीं करते, तो ये मुझे लगता है कि ये झूठ है। हमारे संबंध इसलिए अच्छे नहीं थे कि हम उनको विन करना चाहते थे, हमारे संबंध इसलिए अच्छे थे और हमने ये इसलिए किया क्योंकि बहुत ज़रूरी है हर खिलाड़ियों को जानना कि मैं कहाँ पे हूँ, अगर मेरे में कुछ कमी है तो वो क्या कमी है, और ये काम सिलेक्टर्स का होता है कहने के लिए कि क्या कमी है, ताकि वो खिलाड़ी ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा मेहनत करे और वापस टीम में आए। हम तो चाहते हैं कि सारे जो ये होनहार ज़बरदस्त जो हमारे खिलाड़ी है, और बेंच स्ट्रेंथ भी मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने के लिए कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है, जिसे राहुल द्रविड़ जैसा खिलाड़ी कोच संभाल रहा है, ज़बरदस्त बेंच स्ट्रेंथ है, कोई डर नहीं है आज। अगर 2, 3, 4 खिलाड़ियों को भी कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इंजरी होती है, क्योंकि काफ़ी लंबा सीज़न है, 13 टेस्ट मैच हमारे सामने है, तो हमारे पास विकल्प है, एक नहीं बल्कि 2 विकल्प है, और ये बहुत पॉजिटिव मुझे लगता है कि बात भारतीय क्रिकेट के लिए है। बट सचिन या किसी सीनियर क्रिकेटर्स के बारे में कॉल लेते हुए, ये जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक ही बार अचानक से नहीं हुआ होगा, ये काफ़ी टाइम से चल रहा होगा। कितने वक्त से ये सारा चल रहा था कि अब वो सही वक्त आ गया है कि अब इनको अलविदा कहें और आगे? देखिए, मुझे याद है नागपुर टेस्ट मैच थी और तारीख थी 12 दिसंबर 2012। मैच के बाद जब सचिन आउट हुआ, ये तीसरे दिन की बात है, जब सचिन आउट हुआ तभी हमने तय किया था सिलेक्टर्स ने कि हम जाके अभी सचिन को पूछें कि उनका इरादा क्या है, और वो काम मैंने किया क्योंकि मैं चेयरमैन था और मेरे साथ हंस पाजी भी थे, हमारे दूसरे सिलेक्टर्स, और हमने ये बात की उनके साथ जानने के लिए कि उनके मन में क्या विचार है, और काफ़ी अच्छी बात हुई, उसमें कोई नहीं था। और सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए 2014 में। सो ऐसी बात नहीं है कि ये एक दिन का या एक हफ्ते का, एक महीने का, एक टेस्ट मैच या एक सीरीज़ का निर्णय था। ये बात हमारे मन में, हमारे सिलेक्टर्स के मन में काफ़ी दिन से, काफ़ी हफ्ते से, काफ़ी महीने से चल रही थी, और जब तक हम तय नहीं कर पाए सब साथ मिलकर कि नहीं अभी वक्त है, अभी ये डिसीजन लेने का वक्त है, तो हमें जाके उनको पूछना पड़ा कि आपके मन में क्या ये। हमने कभी किसी भी खिलाड़ियों को ये नहीं कहा, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या चाहे दूसरा कोई भी खिलाड़ी हो, कि अब बस हो गया, हम आपको ड्रॉप करने वाले हैं। हम यही पूछना चाहते थे कि आपके मन में क्या प्लान है, कि आप किस तरह से अपने सचिन के मन में क्या था उस वक्त? सचिन के मन में था कि वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर थोड़ा और ध्यान दे, इसीलिए उन्होंने जब हमने बात की है, काफ़ी खुलकर बात हुई, तब उन्होंने निर्णय लिया कि एक दिवसीय क्रिकेट, वनडे क्रिकेट से वो संन्यास ले, और हमें बताया गया, मुझे सामने से उन्होंने फ़ोन करके बात की, संजय जगदाले तभी सेक्रेटरी थे, उनसे बात की, और तभी हमने निर्णय लिया, अपने आप ने उसने ये निर्णय लिया और ये कहा कि अभी मैं वनडे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है वो सचिन ने की। और टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें, उसके बाद कभी आपको दोबारा इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा? इस सिचुएशन का सामना सिलेक्टर्स को ना सिर्फ एक बार करना पड़ा और ना सिर्फ सचिन के साथ करना पड़ा, लेकिन ऐसी बातें काफ़ी खिलाड़ियों के साथ, चाहे आप युवराज सिंह की बात करें,
चाहे आप गौतम गंभीर की बात करें, चाहे आप ज़हीर खान की बात करें, तो इन सारी खिलाड़ियों के साथ ये ऐसी बातें होती रही है, डायलॉग्स चलते रहे हैं। और डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ, जैसे कि काफ़ी गुस्से में होते हैं जब आप किसी को ड्रॉप करते हैं और उसी फ्लाइट में आप बैठकर जब वापस आते हो और बाजू में युवराज बैठा है और इस साइड में आप ज़हीर खान बैठा है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी हालत, कैसी पतली हालत सिलेक्टर की हो सकती है। लेकिन ये काम ही ऐसा है, आप सबको खुश नहीं कर सकते। हरभजन सिंह, युवराज सिंह, आशीष नेहरा, तो क्या ये कहना सही है कि उनके विकल्प नहीं मिला हमें फॉर्मेट में कि वो वापस आए? नहीं, देखिए, या फिर इन लोगों के कमबैक की वजह से ये सारा कुछ ऐसा लगा कि कुछ लोगों को, सीनियर्स को तो दोबारा मौका मिल गया, कुछ को चाहते हुए भी नहीं मिला। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिलेक्टर्स के मन में कभी ऐसा नहीं था कि अगर आपने किसी को ड्रॉप किया तो हमेशा के लिए बाहर। आपने अभी कहा कि हरभजन ने वापसी की, युवराज सिंह ने वापसी की, आशीष नेहरा, गौतम गंभीर टीम में आ गया, खेला नहीं, आशीष नेहरा ने वापसी की। और यही दर्शाता है कि सिलेक्टर्स की नज़र ना सिर्फ फिटनेस और युवा आयु के ऊपर थी, लेकिन किस समय, किस टीम के सामने, किस फॉर्मेट में कौन सा खिलाड़ी काम में आ सकता है। हरभजन की वापसी T20 में हुई, आशीष नेहरा की वापसी T20 में हुई। अभी सिलेक्टर्स का काम है एक बैलेंस 15 खिलाड़ी का चयन करना, चुनना। उसके बाद जो अंतिम निर्णय लिया जाता है 11 खिलाड़ियों का उस मैच में खेलने का, वो निर्णय लिया जाता है कप्तान जो होता है और कोच होता है, वो लेता है। चलो, आपने यही कहा, मैं अगर आपसे इसी में पूछूं कि 11 का चॉइस बेशक कप्तान और कोच का होता है, 15 में भी आप उनकी राय ज़रूर लेते हैं, क्योंकि सेलेक्टर्स का आमतौर पर ये मानना है कि कप्तान को उसकी टीम दे देनी चाहिए। पर कभी इन 4 सालों में आपको लगा किसी कैप्टन, कोच, कैप्टन, डायरेक्टर बहुत ज़्यादा हावी हुए सेलेक्टर्स पर कुछ खिलाड़ियों को लेकर? नहीं, मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ इस 4 साल के लिए कहना चाहिए, जब तक मैंने जो क्रिकेट मैंने देखी है, जो क्रिकेट मैंने खेली है, जिन सिलेक्टर्स के साथ मेरी मुलाकात हुई है, चाहे मेरे पहले के हो, चाहे इस आने वाले के बाद हो, ये तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कप्तान के साथ मिलजुल कर बात नहीं करें, अगर आप कप्तान को जो पसंदीदा उसका खिलाड़ी है, जिस खिलाड़ी के ऊपर कप्तान को कॉन्फिडेंस है, अगर हम उसे ना दें और हमारे एक चॉइस का खिलाड़ी दे, तो वो खिलाएगा नहीं, वो रिजर्व में बैठा रहेगा। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? ऐसा हुआ है, जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। ना सिर्फ एक बार हुआ है, 2-3 बार हुआ है। मैं उस खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसा होता है और होगा भी। और यही परेशानी होती है सिलेक्टर्स को कि अरे हमने इतना डिस्कशन किया, कप्तान की राय ली, कोच की राय ली और उनका पसंदीदा खिलाड़ी हमने दिया, और उसके बावजूद जब आप टूर्नामेंट की शुरुआत होती है और टूर्नामेंट ख़त्म भी हो जाती है, वो बेचारा खिलाड़ी बेंच पे बैठा रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। या ये नहीं कहना चाहता कि मैं कप्तान को ब्लेम कर रहा हूँ या डायरेक्टर को ब्लेम कर रहा हूँ या कोच को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ें सब जगह होती है। आमतौर पर इंडियन क्रिकेट में हम अब बात करें, पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, तो कहा जाता था धोनी की टीम, अब कहा जाता है विराट की टीम, राइट? वैसे तो ये सेलेक्टर्स की टीम होती है आमतौर पर, बट कैसे थे ये 2 कप्तान जब वो अपनी टीम बनाना चाहते थे? आई थिंक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अच्छा, ये हर कप्तान चाहता है अपनी टीम बने, और ना सिर्फ विराट और महेंद्र सिंह धोनी की बात होनी चाहिए। आप टाइगर पटौड़ी की बात करो, आप अजित वाडेकर की बात करो, उसके बाद बिशन सिंह बेदी की बात करो, कपिल देव की बात करो, अजहरुद्दीन की बात करो, सौरव गांगुली की बात करो, सचिन तेंदुलकर की बात करो, जितने सारे, अनिल कुंबले की बात करो, राहुल द्रविड़ की बात करो, उनके साथ काफ़ी कोच भी चल के आए। हर कप्तान की एक सोच होती है, अलग तरीका होता है, अपना अपना अलग अंदाज होता है, किस तरह से वो हैंडल कर सकता है अपने खिलाड़ियों को, अपने टीम को, अपने कोच को, सिलेक्टर्स के साथ क्या उनका नाता, क्या रिश्ता रहता है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल, अगर एंग्री यंग मैन की बात करें तो विराट कोहली है, लेकिन वो कंट्रोल्ड एग्रेशन जिसको कहते हैं वो विराट के पास है। कैप्टन कूल हमारे महेंद्र सिंह धोनी है, बहुत ही
बहुत ही ठंडे दिमाग के, बहुत सोच समझकर वो आते हैं, क्या चाहते हैं वो पहले बात करते हैं, फिर जो निर्णय होता है अंतिम निर्णय। मुझे बहुत 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 ही बुरा लगता है कि ये जो बातें मैं अखबार में पढ़ता हूँ या चैनल्स पे सुनने में आती है कि गौतम गंभीर के साथ उन्होंने ज़्यादती की या युवराज सिंह के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं था, बिल्कुल गलत है। आज 4 साल जो मैंने एक सिलेक्टर और कप्तान के नाते जो हमारा रिश्ता रहा है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सिलेक्शन कमेटी में महेंद्र सिंह धोनी ने इन दो नामों या इन दोनों खिलाड़ियों को अपोज किया। ये सिलेक्टर्स का डिसीजन था, इसमें महेंद्र सिंह धोनी का कोई हाथ नहीं था। और ये मैं आज ये बताना चाहूँगा क्योंकि जो भी पढ़ने को आता है कि नहीं महेंद्र सिंह धोनी युवराज के पीछे पड़ा हुआ है या महेंद्र सिंह धोनी गौतम गंभीर के पीछे पड़ा हुआ है, कभी भी जिक्र नहीं किया। हमेशा महेंद्र सिंह धोनी ने गंभीर हो या युवराज हो, उनके पास बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखा है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्ट आज भी उनके मन में है। और ये बात मैं धोनी के मैनेजर में नहीं हूँ उनका, या विराट कोहली का मैनेजर नहीं हूँ। मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ है और मैं खुलकर बताना चाहूँगा सबको, क्योंकि काफ़ी ये जो फजूल की बातें होती है, जो निगेटिव बातें फैल जाती है और फिर उससे और 10 गुना बातें बढ़ती है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी चाहे विराट कोहली हो या चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, कभी भी उन्होंने किसी भी क्रिकेट को अपोज नहीं किया। सपोर्ट करना एक बात है और अपोज करना दूसरी बात है। उन्होंने दोनों, जो कप्तान मैंने जैसे कहा कि उन्होंने सपोर्ट काफ़ी खिलाड़ियों को किया। अभी सपोर्ट करने के बाद जो प्रस्ताव रखते हैं, जो नाम रखते हैं, उस नाम पे चर्चा होती है और जो भी निर्णय सिलेक्शन कमेटी लेती है, कभी महेंद्र सिंह धोनी ने नाराज़ी नहीं जताई, विराट ने कभी विराट कोहली ने नाराज़ी नहीं जताई, क्योंकि सिलेक्शन से पहले ही हमारा एक अच्छा रिश्ता बना हुआ था। सिलेक्शन से पहले महेंद्र सिंह धोनी मेरे साथ बात करता था, विराट कोहली मेरे साथ बात करता था कि उनके मन में क्या विचार है, उनके मन में सोच क्या है। फिर मैं वो बात मेरे सिलेक्टर्स, जो साथी सिलेक्टर्स थे, उनके साथ करता था। सो जब हम सिलेक्शन मीटिंग में जाते थे तो हमारे मन में पूरी क्लैरिटी थी। 4 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चयन समिति या सिलेक्शन मीटिंग जब ख़त्म हुई और हम वो मीटिंग से बाहर आए तो मन में कुछ क्वेश्चन मार्क था कि मैंने है क्या किया या हमने ये क्या किया। क्योंकि काफ़ी बार ये बाहर आया था कि बहुत स्टॉमी मीटिंग हुआ, और बहुत ज़्यादा लगता कि कभी स्टॉमी नहीं। देखिए, आर्ग्यूमेंट्स तो होने चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो, सब खुशी खुशी है, सब विन विन सिचुएशन है, तो फिर वो बात नहीं बन सकती है। जब आर्ग्यूमेंट किस लिए होते हैं कि उससे एक अच्छी टीम या अच्छा निर्णय बाहर है। मेरा झगड़ा सबा करीम के साथ हुआ है, मेरा झगड़ा हंस के साथ हुआ है, मेरा झगड़ा विक्रम राठौड़ के साथ हुआ है, ये जो MSK और गगन खोड़ा है उनके साथ हुआ है, रॉजर बिनी के साथ मेरा झगड़ा हुआ है। लेकिन वो झगड़ा हुआ, या ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ या कहना चाहता था वो सही था, मैं समझना चाहता था। और ये शायद किसी को पता नहीं होगा, जो दर्शक आज देख रहे हैं या सुन रहे हैं मुझे, कि जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देगी, पहला निर्णय मैंने लिया कि कोई भी जो सिलेक्टर है वो अपनी जोन की बात नहीं करेगा। जैसे कि मैं वेस्ट जोन से था, रॉजर बिनी साउथ जोन से था, विक्रम राठौड़ नॉर्थ से, सबा करीम ईस्ट से और हंस पाजी सेंट्रल से थे। हमने ये तय किया था आपस में कि रॉजर बिनी ईस्ट की बात करेगा, ईस्ट का खिलाड़ी का नाम लेगा, सबा करीम साउथ के खिलाड़ी की बात करेगा, मैं नॉर्थ की करूँगा, विक्रम राठौड़ वेस्ट की। इससे एक माहौल ही चेंज हो गया। ये जो मेरा खिलाड़ी और अपना खिलाड़ी, इसको अंदर घुसाओ, ये सारा बंद हो गया। लेकिन बहुत विचित्र नहीं होता था कि रॉजर बिनी सिलेक्शन कमेटी में हो, स्टुअर्ट बिनी की बातें हो रही हो, ये अपना खिलाड़ी ही नहीं, ये इट गोज बियॉन्ड इट ऑल्सो। बहुत डेलिकेट सिचुएशन था। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी हम स्टुअर्ट बिनी की बात करते थे, रॉजर बिनी बाहर चले जाते थे, उनको बाहर बिठाया जाता था। बिल्कुल काफ़ी था, क्योंकि स्टुअर्ट बिनी का जो परफॉर्मेंस हमारे घरेलू क्रिकेट में रहा है और जो कंडीशंस की, जब कंडीशन स्टुअर्ट बिनी का जो चयन हुआ वो कंडीशंस देख के चयन हुआ। स्टुअर्ट बिनी का चयन इसलिए नहीं हुआ कि रॉजर बिनी का लड़का है। चलिए, अगर हम स्टुअर्ट बिनी के अलावा एक और कुछ इंडिविजुअल केसेस की अगर हम इस दौरान बात करें, अजिंक्य रहाणे को लेकर काफ़ी बार ये बात हुई थी कि
उनको शायद जगह नहीं मिल पा रही है। वो ओपनर है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। वनडे में कप्तान को लगता था कि शायद वो मिडिल ऑर्डर में रोटेट नहीं कर पाएंगे स्ट्राइक को। जब तक आप ट्राई नहीं करते, जैसे चाय की पत्ती ज़्यादा हो गई, कम हो गई, शक्कर ज़्यादा हुई, कम हुई, किस नंबर पे कौन अच्छा काम कर सकता है, जब तक आप कोशिश ना करें, जब तक आप देखें नहीं, जब तक आप उस खिलाड़ी को समझ नहीं सकते हैं कि उसकी जो काबिलियत है। एक ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होता कि जो उठकर बोले कि आज मैं ओपन कर रहा हूँ या कल मैं 10 नंबर पे बैटिंग करूँगा। ये हमारी कोशिश रही, ट्रायल एंड एरर जो होता है, क्योंकि काफ़ी जैसे हमें सबको पता है कि 7 सीनियर खिलाड़ियों का जाना और 7 विकल्प ढूंढना ये आसान काम नहीं था, और उस काम के लिए ये ट्रायल एंड एरर करना बहुत ज़रूरी था। रोहित शर्मा के साथ ये हुआ, अजिंक्य रहाणे के साथ हुआ, ये नहीं कि सिर्फ ये दोनों के साथ हुआ, विराट कोहली खुद उसके साथ भी ये हमने कोशिश की। ये वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें तो ये जब तक कोशिश नहीं होती आपको नतीजा या आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। चेतेश्वर पुजारा कहते हैं कि टेस्ट मैच के लिए आइडियल। दुख होता है आपको कि अभी शायद जिस तरीके की क्रिकेट इंडियन टीम खेलना चाहती है, जिसका क्रिकेट विराट कोहली खेलना चाहता है, उसमें शायद उनकी जगह नहीं बन पा रही है, क्योंकि उनका एक बहुत पर्टिकुलर स्टाइल है। और शायद इसीलिए आपने अभी कहा कि वेस्ट इंडीज़ में आपने ट्राई भी किया विराट कोहली के साथ। अगर आपके पास विकल्प है, अगर आपके पास अच्छा विकल्प है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आई फील सॉरी। यहाँ पे आप किसी खिलाड़ियों को खुश करने की बात नहीं कर रहे, आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार करने की बात हो रही है। ये जो कोशिश विराट हो या सिलेक्शन कमेटी की रही है, ये किसी खिलाड़ी को या किसी नंबर पे किसी खिलाड़ी को पक्का करना, ये बात नहीं थी कभी। हमारी कोशिश यही थी कि एक अच्छा ओपनिंग पेयर मिले। अभी केएल राहुल सामने आया है, जब गौतम गंभीर को ड्रॉप किया था, शिखर धवन ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, अभी केएल राहुल आ गए तो प्रेशर बढ़ गया है। तो ये तो बात चलती ही रहेगी, और जब तक आप ये ट्रायल एंड एरर का ये नहीं करोगे तो आपको नतीजा भी जल्दी नहीं मिलेगा। आपने कहा विकल्प बहुत हैं हमारे पास, बेंच स्ट्रेंथ भी हमारा अच्छा है। इंडिया ए में काफ़ी सारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं जो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि कप्तान विराट कोहली चाहता है कि उसकी जो टीम है वो एक फैमिली की तरह रहे। तो वहाँ पर एक सेलेक्टर के लिए एक कैच-22 सिचुएशन नहीं होता कि कप्तान चाहता है कि मैं एक फैमिली की तरह रहूँ, सेलेक्टर चाहता है कि बेस्ट खिलाड़ी रहें। कई बार डिज़र्विंग खिलाड़ी खेलते जा रहे हैं, मनीष पांडे, करुण नायर की अगर हम बात करें, लेकिन बार बार कप्तान या फिर सेलेक्टर्स रोहित शर्मा के ऊपर डिपेंड करते हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर, आप करुण नायर की क्यों बात करते हैं? मैं आपको 10 नाम कहूँगा, दिखाऊंगा कि जो ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ घरेलू क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन क्या वो रोहित शर्मा या क्या वो विराट कोहली, क्या वो केएल राहुल या क्या वो विजय मुरली को रिप्लेस कर सकते हैं? जब तक इंजरी नहीं होती या जब तक फॉर्म ख़राब नहीं होता, तब तक ये विकल्प सामने हम लाते नहीं। हमारे पास काफ़ी विकल्प है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ना सिर्फ एक विकल्प एक खिलाड़ियों के साथ है, 2 विकल्प तैयार है। लेकिन इनका भी मौका, जैसे कि अजिंक्य रहाणे काफ़ी दिन तक बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा। आज उन्होंने ना सिर्फ अपना स्थान काम किया है, लेकिन वो वाइस कप्तान है, उप कप्तान बन गए भारतीय टीम के। वही मौका रोहित शर्मा के सामने है, ये मौका हमने नहीं दिया। आपने बार बार ये कहा है कि रोहित शर्मा को शायद इतने मौके नहीं मिले, जबकि अगर आप उठा के देखें तो ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा बहुत सदियों से टीम के साथ है। टेस्ट क्रिकेट शायद जैसे युवराज शर्मा के साथ जो बात हुई है, या युवराज सिंह का आपने जिक्र किया, उनके साथ जो बात की है, लगातार सीरीज आफ्टर सीरीज खेलना, जो कप्तान या जो बहुत सीनियर कंसिस्टेंट खिलाड़ी थे वो खेलते हैं। बाकी सारे जो खिलाड़ी होते हैं वो हर दिन हर रात सोते हैं इसी विचार से कि क्या कल मेरा चयन होगा, क्या मैं कल खेलूँगा, अगर खेलूँगा तो कौन से नंबर पे मुझे बल्लेबाजी करनी होगी, अगर मैं बॉलर हूँ तो कब मुझे बॉलिंग दी जाएगी, कितनी बॉलिंग देगी। ये सारी समस्या, ये सारे विचार उस खिलाड़ी में होते हैं। इसीलिए युवराज सिंह और रोहित शर्मा को जो मौके मिले हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इनफ मौके दिए गए हैं, और इनफ मौके नहीं मिले इसका कारण ये है कि दूसरा विकल्प था।
ये नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं थी। युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी मैंने कभी देखा नहीं और ना कभी हो पाएगा। और मैं चाहता हूँ, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, कि अभी भी उनमें जान है, अभी भी उनका जो जोश है वो कायम रहे और वो पूरी ताकत के साथ वो कोशिश करे भारतीय टीम में आने की। रोहित शर्मा के सामने बहुत सुनहरा मौका है। अभी वेस्ट इंडीज़ में ज़्यादा उनको मौका नहीं मिला कि एक टेस्ट मैच तो बरसात के कारण कैंसिल हो गई। अभी ये जो 13 टेस्ट मैच है, ना सिर्फ रोहित, सारे जो हमारे टीम के खिलाड़ी है, विजय मुरली है उनके ऊपर दबाव है, शिखर धवन है उनके ऊपर दबाव है, केएल राहुल ने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन शुरुआत अच्छी होने से बात नहीं बनती, काम तय नहीं होता। जो शुरुआत होती है और जो एंड होता है, मैच का पहला दिन अच्छा हो और मैच का आखिरी दिन में अगर आप मैच हारते हो तो उसे अच्छी कोशिश नहीं मानी जाती। सर चलो, अगर हम बात करें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, वो एक कैलकुलेटेड मूव था या वो आप सरप्राइज? शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि नॉर्मली महेंद्र सिंह धोनी खुलकर बात करता है, जो भी वो कभी बात मन में नहीं रखता। बट टूर पे जाना और टूर पे जाने के बाद एक कप्तान के नाते अचानक ये निर्णय लेना कि जैसे कि डूबते हुए जहाज़ को जब कप्तान छोड़ता है, मैं नहीं ये कहना चाहूँगा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि एक डूबता हुआ जहाज़ था, लेकिन काफ़ी टफ सीरीज़ थी, काफ़ी परेशानियों का सामना हमारे खिलाड़ियों को उधर करना पड़ा। परफॉर्मेंस सही नहीं था। एक विराट कोहली की बात छोड़े, 2-3 युवा खिलाड़ी थे, अपना लेग स्पिनर करण शर्मा गया हुआ था, केएल राहुल मेरे ख्याल से पहली सीरीज़ खेल रहा था। ऐसे में एक सीनियर खिलाड़ी का ये निर्णय, अचानक निर्णय लेना एक शॉकिंग डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी चर्चा हमारे बीच में भी हमने की कि अरे ये कैसा हुआ, किसको पता था, लेकिन वो उसका निर्णय था। शॉकिंग या डिसअपॉइंटिंग? शॉकिंग, आई विल से शॉकिंग, नॉट डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग अगर मैं बात करूँ तो खिलाड़ी क्या समझता है, खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, उसकी बॉडी हो, उसकी सोच हो, उसकी फिटनेस हो, वो वही खुद तय कर सकता है, सिलेक्टर्स नहीं है तय कर सकते हैं। उसके जो करोड़ों फैंस है वो तो चाहते आज की तारीख में भी धोनी आए, हेलीकॉप्टर शॉट लगाए और मैच जिताए, लेकिन जब खिलाड़ी खुद महसूस करता है कि मुझे वो बात नहीं रही, या जिस चीज़ का मुझे ये जो क्रिकेट का खेल है, इसकी मज़ा, इसका जो इसकी किक जो होती है अलग होती है, जो किक चली जाती है तो उस खिलाड़ी को मन में ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है। पर क्या कभी भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी कभी भी खतरे में थी, जैसे कि आमतौर पर माना गया था? बिल्कुल बिल्कुल, और उसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी हुई। ऐसा नहीं कि एक बार हुई, कई बार हुई, लेकिन हमने उनको चुना क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एक समय ऐसा आया था, वर्ल्ड कप आया था, या आप वर्ल्ड कप के पहले एक कोशिश करो दूसरे कप्तान को बिठाकर उसको अच्छा एक रन दे दो, लेकिन वो मौका नहीं आया था हमारे पास, सिलेक्टर्स के पास, कि कोई दूसरा कप्तान हम बिठाए। महेंद्र सिंह धोनी तो ज़रूर टीम में खेलते थे, लेकिन वो समय इतना हमारे पास नहीं था, वो एक्सपेरिमेंट करने का, वो प्रयोग करने का हमारे पास। टेस्ट फॉर्मेट में मौका था, टेस्ट फॉर्मेट में मौका ज़रूर था, लेकिन जो निर्णय हमने लिया आज के तारीख में, आज ये बात करते हुए मुझे लगता है कि हमने सही निर्णय लिया कि विराट कोहली को सही समय पे हमने टेस्ट का कप्तान बनाया। शायद इसके बाद विराट दूसरे फॉर्मेट्स का भी कप्तान बन जाए, लेकिन ये जिम्मेदारी अगली जो चयन समिति है, सिलेक्शन कमेटी है, उनकी है। जैसे आपने कहा कि खिलाड़ी को शायद खुद पता होता है कि क्यों उनका हेलीकॉप्टर शॉट नहीं चल रहा है या क्यों उनकी फिटनेस नहीं आ रही है, क्यों उतना गेम नहीं लग रहा है। अक्सर ये माना जा रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी द ग्रेट फिनिशर ऑफ इंडियन क्रिकेट, मैचेस फिनिश नहीं कर पा रहे थे, तो ये चीज़ आपके जहन में ज़रूर उठी होगी। बिल्कुल, डॉन ब्रैडमन भी उनके आखिरी दाव में वो जल्दी आउट हुए थे। उन्होंने 99 की एवरेज कायम की, अगर वो 5-10 रन करते 100 की एवरेज हो जाती। तो ये सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के बारे में नहीं है, ये चीज़ सबके साथ होती है। आप पूरी हिस्ट्री, अगर क्रिकेट की इतिहास अगर आप देखें तो आपको सारी चीज़ें नज़र आएगी। ब्रायन लारा की बात करें, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हमने देखे हैं, सबके साथ ये हुआ है। लेकिन ये इस बात को
समझना ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस बात को धोनी ने समझा और सही निर्णय सही समय पे लिया। हमें बुरा लगा अच्छा लगा ये बात नहीं है, उन्होंने जो निर्णय लिया उसका फ़ायदा इंडियन टीम को हुआ। एक हमें अच्छा कप्तान मिला, आगे का रास्ता साफ हुआ। काफ़ी समस्या होती है, शायद प्रेस नाराज़ होगी कि हमें लिखने के लिए नहीं मिला कुछ, लेकिन वो बात अलग है। मुझे लगता है कि ये अपना अपना खुद प्लेयर का डिसीजन होता है और होना भी चाहिए। कभी आपने उसके बाद जब भी आप महेंद्र सिंह धोनी से मिले, कभी आपने पूछने की कोशिश करी कि आखिर क्यों अचानक? बिल्कुल पूछा, जब लौटे और अगले सिलेक्शन में वनडे के सिलेक्शन में जब वो पेश आए सिलेक्शन कमेटी में, सारे सिलेक्टर्स ने पूछा कि अरे भाई ये क्या किया तूने। उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि मुझसे वो काम नहीं हो रहा था। जो एक खुद का एक स्तर आप जब एक कायम करते हो, एक लेवल पे आप पहुंच जाते हो और वो फिर लेवल को कायम रखना आपको आपके लिए कठिन हो जाता है। तो फिर मुझे लगता है खिलाड़ी समझ जाता है कि अब मेरे दिन आ गए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही कठिन। पर ये सवाल तो आपने भी पूछा होगा कि बीच सीरीज में क्यों? ज़रूर पूछा, लेकिन देखिए बात को बढ़ाना अच्छा नहीं होता। हमने सवाल किए, उनका यही जवाब था कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन टीम के लिए होना चाहिए, जब वो नहीं हो रहा था तो मुझे खुद को लगा कि मुझे बाहर होना चाहिए। और बहुत कम खिलाड़ी ऐसा निर्णय ले सकते हैं, बहुत कम खिलाड़ी है कि ऐसा निर्णय लेंगे। ऐसी सोच बहुत कम खिलाड़ियों की होगी। ये तो सारे बैठते हैं कि मैं और खेलूँ, और एक सीरीज़ खेलूँ, और एक साल खेलूँ। बट सर, क्या आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट में आमतौर पर तीनों फॉर्मेट पे जो प्लेयर्स खेलते हैं उनका रन ज़्यादा अच्छा मिल जाता है उनको? और आपको ऐसा लगता है कि शायद धोनी ने एक फॉर्मेट से रिटायर लेकर, आपने कहा कि अच्छा किया क्योंकि वो खुद समझ गए थे, पर क्या स्क्रूटनी नहीं बढ़ जाती महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी? क्योंकि पीछे एक कप्तान आपका एंग्री यंग मैन विराट कोहली बैठा है हर बार। मैंने पहले ही कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं हुआ। वनडे के कप्तानी के बारे में, वनडे कप्तानी के बारे में चर्चा हुई। उसकी फिनिश, जिस तरह से वो फिनिश करते आ रहे थे और किए थे, और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि धोनी ऐसा एक शख्स है, ऐसा खिलाड़ी है कि उनको ये बात भी समझ आई होगी। ये इतना ही मैं कह सकता हूँ।